अध्यापिका श्रीमती प्रतिमा अयोध्या जी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं बेनिन से रेयांस पाठक जी, हंगरी से श्री बेंत से फुस्तोस तथा सूरीनाम से भाग लेने वाली छात्रा सुश्री तेजस्वी नंदू जी। फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन, ओतबोस लोरेंद विश्वविद्यालय बुदापेस्ट हंगरी, श्री दुर्गा मंदिर हिंदी पाठशाला सूरीनाम और हिंदी से प्यार है अमेरिका के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं स्वागत भाषण से। जिनके कुशल नेतृत्व में यह आभासी कार्यक्रम सफल हो पा रहे हैं, मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद प्रकाश जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण होता जी, वक्ता के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक और विद्यार्थीगण, हमारे सभी सहयोगी गण, दर्शक और श्रोतागण, आप सबको करबद्ध प्रणाम। विभिन्न संस्थाओं एवं विद्यालयों के सहयोग से विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य एक दूसरे से अलग नहीं है। हिंदी के उद्भव काल से लेकर उसकी विकास यात्रा के हर पड़ाव पर हिंदी को साहित्य का साथ प्राप्त हुआ है। साहित्य ने हिंदी के स्वरूप को निखारा, उसे संवारा। वर्तमान समय में हम संवाद की हिंदी पर बल दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदी विश्व के अधिक से अधिक लोगों के होठों पर विराजमान हो। वार्तालापीय हिंदी को बढ़ावा देते हुए हम हिंदी साहित्य को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा जितने भी कार्यक्रम हिंदी में अभिव्यक्ति विषय पर किए जाते हैं, उतने ही कार्यक्रम हिंदी साहित्य के पठन के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से भी आयोजित किए जाते हैं। हिंदी साहित्य के 10वें संस्करण की हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम के 10वें संस्करण की अध्यक्षता कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष एवं भाषा विमर्श पत्रिका के संपादक प्रोफेसर अरुण होता जी कर रहे हैं। आप 30 वर्षों से सैकड़ों विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का अध्ययन करने का मार्गदर्शन प्रदान करते आ रहे हैं। विभागाध्यक्ष के रूप में आप प्राध्यापकों को भी हिंदी साहित्य पढ़ाने का दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। आप सक्रिय लेखक एवं कुशल साहित्यालोचक हैं। इस वैश्विक मंच पर उपस्थित साहित्य के शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपसे आज ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। प्रोफेसर अरुण होता जी का मैं अभिनंदन करती हूँ और कार्यक्रम में उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ। ठीक है, नहीं हो रहा कर दिया। ओके, कृपया म्यूट कर दीजिएगा। विश्व हिंदी सचिवालय के प्रत्येक आभासी कार्यक्रम में 3 देशों से शिक्षकों एवं छात्रों का संबोधन होता है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका, केन्या,
तंजानिया, जाम्बिया, युगांडा और नाइजीरिया के उपरांत आज हम पश्चिम अफ्रीका से बेनिन गणराज्य की हिंदी अध्यापिका और उनके छात्र को सुनने जा रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन से श्रीमती ग्रीष्मालुला जी एवं 7वीं कक्षा के छात्र रेयांश पाठक जी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। यूरोप के मध्य में स्थित सुंदर देश हंगरी में 18वीं सदी के 5वें दशक से हिंदी का अध्ययन एवं अध्यापन की परंपरा शुरू हुई और इस परंपरा के विकास का श्रेय डॉक्टर मारिया नजीसी जी को जाता है। जिस समय बुदापेस्ट में हिंदी बोलने वालों की संख्या नहीं के बराबर थी, उस समय डॉक्टर मारिया नजीसी जी ने हिंदी पढ़ाने का संकल्प किया और हर सप्ताह नया पाठ तैयार करके अध्यापन कार्य करती रही। उनके अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि उनके विद्यार्थी उनसे हिंदी का प्रथम परिचय प्राप्त करने के बाद हिंदी पढ़ने में रुचि लेते रहे और आज पीएचडी के स्तर पर हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उद्बोश लोरांड विश्वविद्यालय बुदापेस्ट की सम्माननीय डॉक्टर मारिया नजीसी जी और उनके विद्यार्थी पीएचडी की उपाधि के लिए हिंदी साहित्य पर शोध कर रहे श्री वेंसे फुस्टोस जी इस मंच पर उपस्थित हैं। डॉक्टर मारिया जी एवं श्री वेंसे जी का हृदय की गहराई से स्वागत किया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम 11 महीने पूर्व आरंभ हुआ था और 11 महीनों में सूरीनाम देश की ओर से तीसरी बार के लिए संबोधन होने जा रहा है। यह प्रमाणित करता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के पठन पाठन में सूरीनाम देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी देश की आदरणीय हिंदी अध्यापिका श्रीमती प्रतिमा अयोध्या जी प्रवेशिका से लेकर कोविद तक की कक्षाओं में बड़ी निष्ठा के साथ हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ाती हैं। श्री दुर्गा मंदिर हिंदी पाठशाला की समर्पित अध्यापिका श्रीमती प्रतिमा अयोध्या जी और उनकी छात्रा कुमारी तेजस्विनी नंदू जी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हिंदी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, विद्वान और साहित्यकार भी जुड़े हुए हैं। उन सब का अभिनंदन किया जाता है। फिजी विश्वविद्यालय की छात्रा कुमारी भारती देवी जी का मैं विशेष स्वागत करती हूँ। आप हिंदी में डिप्लोमा स्तर पर पढ़ रही हैं फिजी में। इस देश में इस समय सुबह के 1:15 बज रहे हैं। यह छात्रा अभी भी जगी हुई है क्योंकि वह देश विदेश के हिंदी छात्रों के साथ जुड़ना चाहती हैं, उन्हें सुनना चाहती हैं और हिंदी शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि युवा पीढ़ी हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के साथ जुड़ने के लिए लालायित है। यह हिंदी की विजय की प्रतीक है। हिंदी की जय हो, हिंदी साहित्य की जय हो। आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इस सूचनापरक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। सभी वक्ता एवं छात्र प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखकर अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम के पहले छात्र रेयांश पाठक को सुनते हैं, जो बेनिन से हमारे साथ जुड़े हैं। आप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन में कक्षा 7 के छात्र हैं।
आप हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार हम सभी से साझा करेंगे। आपका स्वागत है रेयांश पाठक जी। नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रेयांश पाठक है और मैं कोतोनू बेनिन में रहता हूँ। मैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं सर्वप्रथम हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती भुवनागिरी नागर पद्मजा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य में अभिरुचि कार्यक्रम में अपनी वाणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मेरी हिंदी के विषय में अत्यंत रुचि है। मैंने मेरी पाठ्य पुस्तिका में से कई महान लेखकों की रोचक कहानियां और पाठ पढ़े हैं, जिनमें सुश्री महादेवी वर्मा जी की नीलकंठ, श्री शिव प्रसाद सिंह जी की दादी माँ और श्री विजय तेंदुलकर जी का नाटक पापा खो गए हैं। इनके अलावा मेरी पसंदीदा कहानी श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की मिठाई वाला है। इस रोचक कहानी में एक व्यक्ति कई किरदार निभाता है। कभी वह खिलौने बेचने वाला बनता है, कभी मुरली बेचता है और अंत में मिठाइयां बेचता है। ये सब कार्य वह वहां रहने वाले बच्चों के लिए करता है, क्योंकि उसके परिवार का एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो जाता है। किसी और के लिए यह सब काम करना, उसका यह भाव मेरे दिल को छू जाता है। इसी के साथ हमें यह सबक मिलता है कि जो बच्चे असहाय और निर्धन होते हैं, जिनके पास अपनी किताबें, खिलौने या अपनी जरूरत के सामान नहीं होते, हमें उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें यह नीतिगत शिक्षा मिलती है कि हमें भी यह सब चीजें जाया नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं अपनी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती ग्रीष्मा जी का अभिवादन करना चाहूंगा, जो अपने विभिन्न शिक्षण शैलियों से जटिल पाठ या कविताओं को भी बहुत सरल और रोचक बना देती हैं। अंत में मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। रेयांश पाठक जी, आपकी हिंदी में रुचि है। आपने अभी महादेवी वर्मा की नीलकंठ का उल्लेख किया तथा भगवती प्रसाद की कहानी मिठाई बाला का संक्षिप्त उल्लेख किया। बेनिन से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रेयांश पाठक जी को हार्दिक धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए श्री बेंसे फुस्तोस द्वारा होगी, जो हंगरी से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने ओतबोस लोरेंद विश्वविद्यालय बुदापेस्ट हंगरी में 4 वर्ष तक हिंदी तथा 3 वर्ष तक संस्कृत भाषा पढ़कर बीए तथा एमए की डिग्री प्राप्त की। आपकी हिंदी में रुचि है क्योंकि आपको छोटी उम्र से ही पुस्तकों से बहुत लगाव है। आप 2022 से भारत गुजरात के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य के प्रति रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणुका साहित्य एवं स्वाधीनता भारत पर पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी रुचि हिंदी की कविताएं, कहानियां, नाटक और उपन्यास में भी है। आपका स्वागत है श्री बेंसे फुस्तोस जी। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस को धन्यवाद देता हूँ। मैं महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी, उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्रा एवं सभी उपस्थित अतिथियों को नमस्कार देता हूँ। मेरा नाम बेंसा पिस्टस है और मैं 7 साल पहले 2017 में हंगरी के एतवेस लोरान विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा सीखने लगा था। हंगरी में हिंदी बीए का कार्यक्रम और एमए का कार्यक्रम पूरा करके अब मैं गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी लिखता हूँ। इसका विषय फणीश्वरनाथ रेणुका साहित्य है। मेरा जीवन निस्संदेह हिंदी से जुड़ा हुआ है। इसमें मेरे हंगेरियन विश्वविद्यालय तथा वहाँ के आचार्यों और अध्यापकों का योगदान मैं मानता हूँ।
जिनके मार्गदर्शन में मुझे हिंदी साहित्य जानने का अवसर ही नहीं बल्कि हिंदी के अनेक लेखक लेखिकाओं से मुलाकात का मौका मिला। हिंदी मेरे लिए एक लंबा सफर है जो हमारे छोटे भारतीय अध्ययन विभाग में शुरू हुआ था। मैं सोचता हूँ कि हिंदी साहित्य का विश्लेषण करना और समझना क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की जोड़ता है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न जैसे धार्मिक, ऐतिहासिक, नियमित रूप में होते हैं। इसलिए हिंदी के विद्यार्थी हिंदी साहित्य से आसानी से नहीं जुड़ पाते हैं। भले ही हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों और साहित्यिकों का है, इस समाज का दर्पण दिखाते हुए साहित्य में शायद छात्राएं आजकल कम चिंतित जाती के विद्यार्थी प्रेमचंद के समाजवाद की आलोचना करते हुए साहित्य नारीवाद से विमर्श को दर्शाते हुए साहित्य विभाजन जैसे ऐतिहासिक प्रसंगों से केंद्रित साहित्य ऐसा नहीं समझते। इसमें मेरे हिसाब से आश्चर्य की कोई बात नहीं। मेरी रुचि प्रेम के साहित्य में भी एक दूसरे सावे पर उठी आज तक उठी रहती है। प्रेम एक बुआयानी लेखक है। उन्हें अपने युग के राजनीतिक और सामाजिक ऐतिहासिक प्रवृत्ति के साथ साथ अपने जन्मभूमि अर्थात मिथिलांचल की कथा भी लिखी। इस प्रकार से इनका समस्त साहित्य का एक विशेष कोश माना जाता है। इनकी आंचलिक रचनाओं में एक ही कथा न परंतु मिथिला की एक तरह की आधुनिक विपत्ति है। प्रेम अमेरिका में संगीत पद्धतियों के साथ साथ लेखक के सामने केवल भौगोलिक मानचित्र ही नहीं करते हैं। ये लोकगीतों और किंवदंतियों के प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। कौन हम जानेगा भगवा की कहानी प्रभावित होकर आज यानी समकालीन हिंदी साहित्य में भी कहानियां लिखी जाती है। उदाहरण के लिए देखिए मध्य प्रदेश के लेखक की की आंचलिक साहित्य बहुचर्चित विषय है जिसका स्थान हिंदी वैज्ञानिक चर्चा में परिहार्य ही रहेगा। परंतु भूलना ही नहीं चाहिए इससे क्षेत्र से भी परिचित थे। उनकी मराठी कहानी में शहर की रेणुका भी मौजूद है। रचनाओं में राजनीति या बीते हुए दिनों के क्षण संवेदनशीलता से चित्रित है। रेखाएं भी जैसे कि राखी आत्मा की एक श्रावणी दोपहर में क्या क्या आधुनिक रूप पेश करते हैं। आक्षरिक कहानी में फिल्मी और मजाक के माध्यम से राजनेताओं पर गहरा हमला करते हैं। मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य के रेणु जैसे लेखकों का चित्रों को दिलाना है कि महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ छात्रों को एक विशेष भारतीय माहौल देखने को मिलेगा जिससे उनकी रुचि सशक्ति रहेगी। स्थानिक रूप से पहले इन विद्यार्थियों को हिंदी भाषा में जाना है। उसके बाद की आधारित रचनाओं से इनको मिलाना है। रचनाओं का एक ही रचनाकारों का एक ही आपका जीवन हिंदी से जुड़ा हुआ है। आपकी हिंदी सीखने की यात्रा बहुत लंबी है। हंगरी से श्री बेंत्से फुस्तोस जी को हिंदी साहित्य में अभिरुचि पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं सूरीनाम से सुश्री तेजस्वी नंदू जी। आप ब्रिजे स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा हैं। आप पिछले 2 वर्षों से श्री दुर्गा मंदिर हिंदी पाठशाला में हिंदी सीख रही हैं।
आपकी हिंदी में रुचि होने के साथ साथ नृत्य, संगीत, जिम्नास्टिक में भी रुचि है। आपका स्वागत है सुश्री तेजस्वी नंदू जी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम तेजस्वी नंदू है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। साथ साथ हिंदी का अध्ययन भी करती हूँ। सबसे पहले बता दूं कौन श्री अमर सिंह रमन थे। रमन जी का जन्म 1932 में एक किसान के घर में हुआ था। वे खेती करते थे, हिंदी भी पढ़ते थे और प्राथमिक स्कूल जाते थे। रमन जी रामलीला और नाटक में भाग लेने लगे। सब कलाकारों के वस्त्र सीते थे क्योंकि वे दर्जी थे। उसी समय से रमन जी कविताएं लिखने लगे। फूलों के पंछी उनकी प्रसिद्ध रचना है। आप सबको मैं रमन जी का प्रसिद्ध कविता हम सूरीनामी सूरीनाम हमारा सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे यह कविता बहुत पसंद है और मैं सूरीनामी हूँ। सूरीनाम हमारा है। हम सूरीनामी सूरीनाम हमारा, हम सूरीनामी सूरीनाम हमारा, हम इसके यह प्यारा देश हमारा। इस मिट्टी में भरे हुए हैं, घुटनों के बल खड़े हुए हैं। जब न हमें था कुछ भी आता, जुड़ा तभी से इससे नाता। पथिक ही से जो भी आता, आश्रय प्रेम इससे पाता। सबसे सुंदर दुनिया भर में प्यारा प्यारा देश हमारा। सभी देशों से न्यारा है, बोलो सूरीनाम हमारा है। हम सूरीनामी सूरीनाम हमारा, हम इसके यह प्यारा देश हमारा। धन्यवाद। आपने रमन जी के बारे में संक्षेप में उल्लेख किया। आपने रमन जी की कविता हम सूरीनामी सूरीनाम हमारा का वाचन किया। सूरीनाम से सुश्री तेजस्वी नंदू जी को हम सभी से हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए हम श्रीमती ग्रीष्मा लूला जी को आमंत्रित करते हैं, जो बेनिन से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन में हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है श्रीमती ग्रीष्मा लूला जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ग्रीष्मा लुल्ला है। मैं पश्चिमी अफ्रीका के तटीय देश बेनिन से हूँ। वर्तमान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन में हिंदी की अध्यापिका हूँ। हमेशा से ही मुझे हिंदी भाषा से अदम्य प्रेम रहा है। आज इस शुभ अवसर पर अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य जी श्रीमती भुवनागिरी नागर पद्मजा जी एवं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम के साझा मंच पर हिंदी भाषा के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया है और आप सभी महानुभावों के साथ मुलाकात का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं आपके समक्ष श्री दुष्यंत कुमार जी की एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यह छोटी सी कविता भी हमें यही संदेश देती है कि हम सभी को किसी न किसी रूप में हमारे हिंदी साहित्य के विकास में यथासंभव योगदान देना चाहिए।
मुझे अपने विद्यालय में छात्रों को नीलकंठ, एक तिनका, चिड़िया की बच्ची, मिठाई वाला, लोकगीत, नौकर एवं पार नजर के जैसे अत्यंत मनभावन लेखों को पढ़ाने का अवसर मिला और इनके महान रचनाकारों महादेवी वर्मा जी, नागार्जुन जी, रामधारी सिंह दिनकर जी एवं अन्य लेखकों के साहित्य एवं रचनाएं पढ़ाने का अवसर मिला। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में भी इन रचनाओं और लेखों का समावेश किया गया है, जिन्हें हम समय समय पर छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस 14 सितंबर भी बड़े अवसर के रूप में मनाया जाता है। छात्रों की हिंदी साहित्य में रुचि बढ़ाने के लिए मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं नित्य किन नए रोचक तरीकों से पाठ का अनुवाद कर सकूं और उनका मनोरंजन करते हुए और रोजमर्रा की जिंदगी या फिर काव्य से मिलते जुलते वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें समझाने का प्रयास करती रहूं। कभी छात्रों को कक्षा से बाहर ले जाकर प्रकृति के समक्ष किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अध्ययन करना, छात्रों को नाटक के किरदार बताकर उनसे अभिनय करवाना, कोई चित्र दिखाकर उनसे उस पर अपने विचार व्यक्त करवाना, पुस्तकालय में विद्यमान नए कवियों या लेखकों की रचनाओं या गीतों का अभ्यास कराना, श्रवण एवं दृश्य सामग्री से लेखकों की पहचान, ये सभी कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके छात्रों के ज्ञान के साथ साथ उनकी हमारी मातृभाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि विकसित हुई है। आज हिंदी साहित्य सिर्फ एक विषय नहीं, अपितु अपने आप में एक सागर है, एक ऐसा सागर जो सिर्फ किताब या विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, अपितु अपनी सीमाएं लांघकर यह हर विषय से अपना नाता जोड़ चुका है। मनोरंजन जगत में भी प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक चलचित्रों में भी हिंदी साहित्य ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नारी शक्ति पर लिखी हुई पिंक फिल्म की यह कविता आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है और मेरा रोम रोम खिल उठता है। ऐसी शक्ति है हमारे हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के विकास और प्रगति पथ में आज बहुत सी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो हमारे साहित्य के निरंतर विकास और रुचि को बढ़ाने में नित्य नूतन नवनीत शैलियों से सभी का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसी ही एक संस्था हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी को मेरा सादर नमन। इसके अलावा अपनी भाषा कोलकाता के अध्यक्ष एवं भाषा विमर्श के संपादक प्रोफेसर अरुण होता जी को भी मैं अपनी हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ। आप सभी महानुभाव अपने पथ पर बढ़ते रहें और हम जैसे नवीन हिंदी प्रेमियों का मार्गदर्शन करते हुए हमारा सहयोग करें। श्री अनूप भार्गव जी, डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, उप महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय प्रोफेसर अरुण होता जी तथा मंच संचालक श्री प्रकाश वीर का साबार। अंत में एक बार फिर डॉक्टर माधुरी जी रामधारी जी को नमन और असीमित शुभकामनाएं। आप इसी तरह हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के कार्यक्रमों का संचालन करती रहें और हिंदी साहित्य को बुलंदियों तक ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा आप सभी उपस्थित जनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। इस सूचना परक वक्तव्य के लिए बेनिन से श्रीमती ग्रीष्मा लुल्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम मारिया नेजेसी जी को आमंत्रित करते हैं, जो हंगरी से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप हंगरी में 1981 से ओतबोस लोरेंद विश्वविद्यालय बुदापेस्ट में हिंदी भाषा, साहित्य तथा आधुनिक भारत की संस्कृति पढ़ा रही हैं। आपने नया पाठ्यक्रम बनाकर हिंदी भाषा और साहित्य शिक्षण को नया स्वरूप दिया और जब 2006 में बीए तथा एमए की नई व्यवस्था स्थापित की गई, तब हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम भी आपने बनाया।
आपने हंगेरियन माध्यम से हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी पाठ्य सामग्री भी बनाई है। इसके अतिरिक्त आपने बड़े स्तर पर हंगेरियन साहित्य का हिंदी और हिंदी साहित्य का हंगेरियन में अनुवाद किया है। आपको हिंदी सेवा के लिए सन 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ग्रेसन सम्मान से सम्मानित किया गया। आप 30 वर्षों से भारतीय राजदूतावास बुदापेस्ट तथा भारत अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में भी हिंदी पढ़ा रही हैं। इसके साथ आप भारतीय समाज और संस्कृति पर केंद्रित एक व्याख्यानमाला का आयोजन भी करती हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, डॉक्टर मारिया नेजियसी जी। नमस्कार। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। असल में मैं ये सुनती हूँ कि यहाँ सभी लोग बहुत सुंदर भाषण पर्चा तैयार करके आए हैं। मैंने ये सोचा था कि ये कार्यक्रम थोड़ा ऐसा होगा कि हम बातचीत करते हैं, और इसीलिए ऐसा सुंदर भाषण मेरे पास नहीं है। जो मैं बताना चाहती हूँ तो उसका एक हिस्सा यह हो सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में भारतीय अध्ययन विभाग में जब हिंदी पढ़ाई जाती है तो कैसी पढ़ाई जाती है और उसमें साहित्य का कितना महत्व है। इस संबंध में जाहिर सी बात है कि जो बीए के छात्र हैं उनके लिए ख़ास तौर से भाषा सीखने पर हम ध्यान और भाषा सिखाने पर हम ध्यान देते हैं। और अगर छात्र अच्छे हैं तो बीए के तीसरे साल में हम साहित्य पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आजकल ये होता है कि साहित्य सिर्फ वे लोग पढ़ते हैं विस्तार से जो एमए तक पहुंचते हैं। वहाँ जब हिंदी साहित्य की बात शुरू होती है तो हम समय के अनुसार, मतलब हिंदी साहित्य के शुरुआत से लेकर हम अलग-अलग लेखकों को, रचनाओं को पढ़ने लगते हैं, और इस हिसाब से हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अंधेर नगरी सबको मालूम है। और उसके बाद गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी लेते हैं। उसने कहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा एक दूसरी कहानी भी जोड़ती हूँ जो शैलेश मटियानी जी की कहानी है। उसने तो नहीं कहा, पता नहीं आपको यह कहानी मालूम है या नहीं। और इसी तरह एक वाद विवाद से भी हमारी साहित्य यात्रा शुरू होती है। उसके बाद जैसे वो होना चाहिए, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी की कहानियाँ पढ़ते हैं। और अलग-अलग साहित्यिक आंदोलन के प्रतिनिधि लेखकों को और कहानियों को हम पढ़ने लगते हैं। इस लंबे सफ़र में हमारी सबसे बड़ी मदद विजिटिंग प्रोफेसर से, हिंदी चेयर से मिलती है। आमतौर से जो मैं खुद पढ़ाती हूँ वो हिंदी गद्य है, लेकिन पद्य कविता विजिटिंग प्रोफेसर का काम होता है। और इनमें से मैं विजया सती का नाम लेना चाहती हूँ। हम बहुत आभारी हैं कि वे आजकल ऑनलाइन, अगर एमए छात्र है वो हमें ऑनलाइन हिंदी कविता के बारे में कक्षाएं देती हैं। अभी तो बहुत इस तरह के मैं नाम आगे भी शायद बता सकती हूँ, नहीं लेकिन नहीं बताऊंगी। ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य की तरफ रुचि बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। जो जो आधुनिक काल के जो समकालीन
लेखक या लेखिकाएं होती हैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात कराना। इसके अंतर्गत हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जैसे गीतांजलि श्री या असगर वजाहत। असगर जी हमारे यहाँ 5 साल तक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर रहते थे, पढ़ाते थे। उनके कारण हमारे यहाँ कुछ लोग उर्दू से भी परिचित हो पाए थे। तो जब हम साहित्य पढ़ाते हैं और लेखक से बातचीत कर सकते हैं, छात्र बातचीत कर सकते हैं, मुझे लगता है कि रुचि बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि इनके अपने प्रश्न होते हैं और इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि उनको लेखक से लेखिका से जवाब मिलता है। दूसरा एक क्षेत्र है साहित्यिक अनुवाद करने का क्षेत्र। जो हमारे सबसे अच्छे छात्र हैं उनके साथ अब मैं कह सकती हूँ कि दशकों से एक अनुवाद कक्षा भी करते हैं। इस कक्षा में दो प्रोफेसर बैठे हुए हैं। एक जो अनुवाद मतलब उसका काम करते हैं कि वो अनुवाद ठीक हो जाए भाषा के रूप से। और दूसरा प्रोफेसर जो हमारे साथ है वो एक साहित्यिक अनुवादक है और वो पढ़ाते हैं कि गद्य से जिसे हम अच्छी तरह समझते हैं और व्याकरण की गहराई तक जाके कभी कभी शब्दों का इतिहास देखकर बहुत बहुत गहराई तक जाकर अनुवाद बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसको कैसे साहित्य के स्तर पर उठा सकते हैं। तो इसी तरह दो बड़ी आयोजनाएं चल रही हैं और कई साल से। इसमें एक भिशाम साहनी की कहानियां हैं और दूसरा क्षेत्र है मंतो, सादत हसन मंतो की कहानियां। और ख़ास तौर से इसमें बहुत गौरव की बात है कि हम एक पूरा संग्रह बना रहे हैं। 20 से ज़्यादा कहानियों का अनुवाद तैयार है। एक मेरे लिए गौरव की बात यह भी है कि इस कक्षा का यह एक नतीजा हो गया था कि हमारी एक छात्रा साहित्यिक अनुवादक का काम करने लगी है और अभी इस क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। इनकी तरफ से भिशाम साहनी का तमस और परसाई की व्यंग्य कहानियों का एक पूरा संग्रह तैयार हो गया है और यही औरत संस्कृत से भी काफ़ी अनुवाद करती हैं। मैं समझती हूँ कि यह हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है। और तीसरा क्षेत्र जो मैं बताना चाहती हूँ कि अनुवाद के संबंध की एक संगोष्ठी की परंपरा भी शुरू हुई है। 2013 से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद संगोष्ठी हिंदी अनुवाद संगोष्ठी बनाते हैं, जिसमें हिंदी के प्रोफेसर के अलावा अच्छे छात्र, पीएचडी छात्र भी आते हैं और हम 2 हफ्ते मिलने के दौरान अलग अलग साहित्य की रचनाओं का अनुवाद करते हैं। और जिक्र करना चाहती हूँ कि भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित व्याख्यान माला और हिंदी कक्षाओं में भी हम एक तो हिंदी दिवस मनाते हैं और इसी समय कविता पाठ होता है और तकरीबन हर साल एक नाटक का मंचन भी करते हैं। शायद सबसे सफल यह था जब हमने भारतेंदु जी का नाटक अंधेर नगरी का मंचन किया था।
लेकिन इसके अलावा कुछ और लघु नाटक या अकबर बीरबल की कहानियों का मंचन भी होता है। ठीक है, तो मैं इस तरह कुछ बताना चाहती हूँ। माफ कीजिए कि मैं थोड़ा ऐसा लिखित भाषण मैंने नहीं बनाया था, लेकिन मैं अभी भी इस आशा में यह आशा करती हूँ कि आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और यह हमारी छोटी सी संगोष्ठी वो बातचीत वाली संगोष्ठी होगी, सिर्फ ऐसा नहीं कि सब अपना अपना वक्तव्य करते फिर चले जाते। नमस्कार। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए हंगरी से डॉक्टर मारिया नेजिएसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं सूरीनाम से श्रीमती प्रतिमा अयोध्या जी को। आप सूरीनाम में हिंदी परिषद की अध्यापिका हैं। आप श्री दुर्गा मंदिर हिंदी पाठशाला तथा स्वामी बिरजानंद मंदिर में हिंदी पढ़ाने के साथ साथ योग की कक्षाएं भी लेती हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है श्रीमती प्रतिमा अयोध्या जी। नमस्ते। सबसे पहले मैं माधुरी जी को और हिंदी विश्व सचिवालय को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यह मौका मिला आज आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने के लिए। मैं सूरीनाम हिंदी परिषद के अंतर्गत लगभग 15 साल से हिंदी कक्षा चला रही हूँ। खुद अपने मन से, कोई नहीं पूछा, कोई नहीं कुछ बोला, मैं खुद शुरू की और यह कक्षा खुली है, निःशुल्क है। जो पढ़ना चाहे, हिंदी पढ़ना चाहते हैं वे आ सकते हैं। हिंदी पढ़ना, बोलना और लिखना, तो अभिरुचि बहुत है हिंदी के प्रति। लोग आते हैं, जवान आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े लोग आते हैं। माँ अपने बच्चों को लेकर आती है, पिता अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं। अभिरुचि बहुत है। ये लोग आते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और मुझे तो बहुत खुश होती, मैं तो बहुत खुश होती है कि ये लोग आते रहते हैं। और यह मैं बताना भी चाहती हूँ कि हिंदी हमारी भाषा यहाँ नहीं है, हमारी भाषा तो डच है। ये लोग आते हैं तो हिंदी की एक शब्द नहीं जानते हैं, कोई हाँ है जो जानते हैं और लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाना तो मेरा शौक है, तो मैं पढ़ाती हूँ। ये देखिए आप, यह हमारी पुस्तकें हैं, मंजूषा 1, 2, 3 आरंभिक पुस्तकें हैं। कितनी रंगीन है, रोचक है, बहुत सुंदर है। इसके पाठ्यक्रम अधिक रोचक है, तो लोग देखकर इस पर आकर्षित हो जाते हैं, कहते कि हाँ इतनी सुंदर, मैं आऊंगी। तो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि यह पुस्तकें यहाँ पर बनी हुई है, उसका निर्माण यहाँ सूरीनाम में हुआ है, भारतीय राजदूतावास के सहयोग से। इसमें पाठ्यक्रम में बहुत सी ज्यादा से ज्यादा सूरीनामी परिस्थितियों परिस्थितियों के अनुकूल है, और थोड़ा से भी भारतीय पुस्तकों के पाठ भी इसमें लिया गया है, बाकी बहुत कम। ज्यादातर सरनामी है, सब कुछ इसमें सरनामी है, लेखक सरनामी है, कविताएं सरनामी है, पाठ सरनामी है, सब कुछ। व्याकरण भी है, व्याकरण में तो बहुत कठिनाई होती है। छात्रगण कहते हैं कितनी कठिन है यह व्याकरण, हिंदी व्याकरण, लेकिन समझ जाते हैं अभ्यास के बाद। मैं तो बहुत अभ्यास करती हूँ, तब लोग समझ जाते हैं। मेरे हिसाब से प्रत्येक पुस्तक के साथ साथ अलग एक अभ्यास पुस्तिका का निर्माण होना चाहिए, तब बच्चे नहीं सिर्फ छात्रगण अभ्यास कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं बार बार, और सब तक और बेहतर समझ सकते हैं। ये तो मेरी मानना है, मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं। जब आगे बढ़ते, यह उत्तमा तक है प्रारंभिक, तब उसके बाद प्रवेशिका है, परिचय है और कविता है। ये पुस्तकें तो वर्धा भारत से आते हैं, उसमें सरनामी कुछ नहीं है, सब भारतीय है। साहित्यकार, कविताएं, कवि दो है, सब भारतीय है। तो लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं सब जैसे वैसे, पुस्तक में जैसे है वैसे ही हम पढ़ाते हैं। और परिचय और कोविद के पाठ्यक्रम हम लोगों ने
दो भाग में बांट दिए हैं। पहला भाग है प्रश्न पत्र 1 और 2 के लिए पुस्तकें, और दूसरा भाग है 3 और 4 के पुस्तकें, क्योंकि यह छात्रगण के लिए इतनी आसान हो गया है। और वो होता है भी अभी कि छात्रगण रुक जाते हैं पढ़ने में, रुक जाते हैं, रुकावट आ जाते हैं तो नहीं लौट कर आते हैं, क्योंकि कहते हैं मुझे फिर से शुरू करना चाहिए, तो नहीं आते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसे करने से ये लोग कहते हैं अच्छा भाग एक बना लेता हूँ, तो भाग 2 एक आध साल बाद बनाऊं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, होती रहती है। पहला तो है भाग 1 वो ठीक है। भाग 2 में प्रश्न पत्र 3 और 4 में छात्रगण को एक निबंध लिखना पड़ता है और साहित्य सूची बनाना पड़ता है। ये तो है मौखिक परीक्षा के लिए। परीक्षाएं तो हिंदी परिषद ही लेती है और कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है। परीक्षाएं वार्षिक होती है हर वर्ष जनवरी में यानी कि अंतिम सप्ताह नहीं, हाँ अंतिम सप्ताह में होती है परीक्षाएं। और जब छात्रगण उत्तीर्ण हो जाते हैं तब आगे बढ़ते हैं। अब यह परीक्षा सब सरनाम के सब स्कूलों के लिए है, सब हिंदी पाठशालाएं के लिए है, नहीं मेरे लिए निश्चित नहीं। और क्या कहते थे, हाँ पढ़ाई के लिए मैंने कहा कि व्याकरण तनी कठिन पड़ता है बच्चों के लिए, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए। तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी खुद एक पुस्तिका का निर्माण करूं प्रत्येक पुस्तक के लिए, कि बच्चे उसे दोहरा सकें और खुद उसमें कुछ लिख सके, अपने ओर से एक पाठ भी लिख सके या कुछ लिख सके। ऐसे तो होता रहता है पाठ में, लेकिन अलग से, क्योंकि मैं जानती हूँ एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें बहुत कठिनाई होती है मेरे यहाँ सरनाम में, क्योंकि हमारी भाषा तो डच है, डच से लोग अनुवाद करते हैं हिंदी में तो मुश्किल पड़ जाता है इसलिए। लेकिन रुचि बहुत है। जब पूछती हूँ क्यों आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो कहते हैं मैं रामायण पढ़नी चाहती हूँ, मैं मंदिर में सहायक हूँ इसलिए मुझे हिंदी जानना जरूरी है। और कोई कहता है कि मैं बॉलीवुड फिल्म देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, मैं समझ नहीं सकती हूँ इसलिए मुझे हिंदी पढ़ना जरूरी है। और कोई कहा जाता है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी इसलिए हिंदी हमारी भाषा है। ऐसी मेरी पाठशाला चलती रहती है, लोग आते जाते हैं और मैं आप सभी को बहुत से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। आपने हमें बताया कि 15 वर्षों से आप श्री दुर्गा मंदिर हिंदी पाठशाला में निःशुल्क हिंदी शिक्षा हिंदी पढ़ा रही हैं। इस सुंदर वक्तव्य के लिए सूरीनाम से श्रीमती प्रतिमा अयोध्या जी को हार्दिक धन्यवाद। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर प्रकाश जी एक मिनट। हाँ, अध्यक्षीय वक्तव्य के उपरांत किसी वक्ता का बोलना तो सही नहीं होगा, इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ कि 3-4 मिनट के लिए अध्यक्षीय वक्तव्य से पहले डॉक्टर मारिया नजीसी जी की ओर से आग्रह हुआ है कि थोड़ा सा संवाद किया जाए, थोड़ा प्रश्न उत्तर किया जाए। तो इस कारण से हम 2-3 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए देते हैं या संवाद के लिए, उसके उपरांत अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर बढ़ते हैं। तो डॉक्टर मारिया जी ने हमें विस्तार पूर्वक बताया कि वहाँ हंगरी में हिंदी का पठन पाठन किस प्रकार से होता है, बीए के स्तर पर, एमए के स्तर पर, और इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रकार की गतिविधियां, नाटक मंचन, कविता पाठ आदि। मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर मारिया जी से कि आपने वास्तव में स्पष्ट कर दिया है कि बीए में वही विद्यार्थी साहित्य का अध्ययन करते हैं जिन्होंने एमए में हिंदी का अध्ययन करने की योजना बनाई है। तो
जब साहित्य का प्रथम परिचय दिया जाता है, आपने उल्लेख किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है उसमें, और एक कविता का या कहानी का आपने उल्लेख किया। तो थोड़ा सा यहाँ पर और स्पष्टीकरण अगर दे सकें कि साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं और कहाँ पर विद्यार्थी अधिक रुचि लेते हैं और कहाँ कम रुचि लेते हैं, और उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में क्या किया जाता है, कृपया। हाँ। तो मैंने सोचा था कि अगर ये सारे के सारे नाम मैं शुरू करती हूँ तो वो ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो, लेकिन देखिए उसमें जैसे मैंने कहा था कि हम समय के हिसाब से और साहित्यिक आंदोलनों के हिसाब से और ज़्यादातर गद्य पढ़ाते हैं। जैसे जाहिर सी बात है कि सबको प्रेमचंद से शुरू होगा। उसके बाद जो इसी तरह की कुछ कह सकते हैं कि कुछ पुरानी कहानियां हैं। मुझे लगता है कि आजकल उसमें शायद कम रुचि लेते हैं हमारे छात्र, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे मैंने महादेवी का नाम लिया था। महादेवी तो को सब लोग कवयित्री के रूप में जानते हैं, लेकिन जब हम इनका गद्य पढ़ते हैं, यह एक असली चुनौती है हमारे छात्रों के लिए, क्योंकि यह गद्य एक गद्य है जिसमें कविता भी है। मतलब इसमें पद्य और गद्य ऐसे मिला जुला मिलता है। और जब इसको हम बहुत गहराई तक, जैसे मैंने जिक्र किया था कि हर एक शब्द के बारे में, हर एक क्रिया रूप के बारे में हम बातचीत करते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों हुआ। तो अगर हम इस तरह की गहराई से हिंदी पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। व्याकरण तो छोड़ दीजिए, वो एक आधार है, लेकिन इस आधार पर हम जो कहानियां हैं या जो गद्य है उसके बहुत स्तर समझ सकते हैं। और जब इसी तरह पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे छात्रों की रुचि बढ़ती है। लेकिन आप बेंसेस से भी पूछ सकते हैं उनका इसमें क्या अनुभव हुआ है। बाद में हम यशपाल, अज्ञे, मोहन राकेश, नई कहानी, राजेंद्र यादव, मन्नू जी की कहानियां भी पढ़ते हैं। उनमें से मुझे लगता है कि भाषा के दृष्टि से शायद राजेंद्र यादव की कहानियां ज़्यादा मुश्किल लगती हैं हमारे छात्रों को। लेकिन बाद में हम उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाएं से भी परिचय प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पहले तो 5 साल रहे थे, तो इसीलिए असगर वजाहत जी की रचनाएं भी पढ़ते हैं, खास कहानियाँ या 7 आसमान उपन्यास के कुछ अंश भी। और नाटक में हम आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे जैसे हमारे छात्रों को, जो बेंच अभी यहाँ है हमारे साथ, मुझे लगता था कि यह इनको बेहद पसंद आया। खास तौर से यही इनके मतलब भाषा के दृष्टि से, या इसीलिए भी कि उसमें आम जिंदगी के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ा था, वो जो बिल्कुल आम जिंदगी पति पत्नी के बीच में क्या होता है। तो मुझे याद है कि इनको बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी हम व्यंग्य भी पढ़ते हैं, जैसे परसाई या शरद जोशी की व्यंग्य कहानियां, और ये भी बहुत लोकप्रिय होते हैं। हम अलग से एक ये ले सकते हैं कि भारत विभाजन के संबंधित कहानियां, या एक अलग प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं जिसमें नारी मतलब लेखिकाएं हैं
और औरतों के संबंधित विषयों पर लिखित कहानियां हैं। तो इसमें मनु जी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, गीतांजलि श्री का नाम मैं लेना चाहती हूँ। और इनमें से हम ममता जी से व्यक्तिगत मिल पाए थे क्योंकि वे हंगेरी आए थे। एक हमारा जो अनुवाद संगोष्ठी थी उसमें खुद आई थी यहाँ। और ऑनलाइन गीतांजलि से जब हमारी बात हुई थी तो वो भी मुझे लगा था कि छात्रों के लिए एक और चुनौती है, क्योंकि गीतांजलि की भाषा भी काफ़ी कठिन कह सकते हैं। लेकिन चुनौती लेकर मुझे लगता है कि छात्रों की रुचि बढ़ती है। और हाँ, और मुझे लगता है कि ये अनुवाद, जब हम अनुवाद करते हैं जैसे मैंने बताया था, तो वो खास तौर से सबसे अच्छे छात्रों के लिए एक एक ऐसे क्या कहूँ, एक नई दिशाएं खोलती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मारिया जी। तो आपने हमारे प्रश्न का जो उत्तर दिया उससे 3 बातें स्पष्ट हुई। नंबर 1 कि साहित्यिक रचनाएं जो पढ़ाई जाती हैं हंगरी में उसमें भारी विविधता है। हम्म प्रारंभिक साहित्य के प्रारंभिक दौर की रचनाओं से लेकर बिल्कुल आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य तक हर प्रकार की रचनाएं निर्धारित हैं और हर प्रकार की रचनाओं का परिचय दिया जाता है विद्यार्थियों। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने एक उदाहरण दिया महादेवी वर्मा की के गद्य को जब पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थियों के लिए समझने में चुनौती होती है। परंतु यहाँ पर आप जिस विधि का प्रयोग करती हैं, अर्थात व्याकरण को छोड़कर भाव पर बल देती हैं ताकि गहराई से विद्यार्थी भाव को समझ जाए और रचना के उद्देश्य को पकड़ सके। तो यह बहुत ही उत्तम विधि है मेरी दृष्टि में। और जो यह रही चुनौती को एक किस प्रकार से आप उसका सामना करती हैं और विद्यार्थियों के लिए कठिनाई को भी आप दूर करती हैं, साथ ही रचनाकारों के साथ व्यक्तिगत परिचय करवाना, इसका बहुत भारी महत्व है। और आप यह जैसे तैसे यथासंभव करवाती हैं, इसके लिए आप भी बधाई की पात्र हैं। और अंत में जो आपने उल्लेख किया कि विद्यार्थी रुचि लेते हैं कहाँ पर कम कहाँ पर ज्यादा, तो इसके लिए और अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है जब आपके विद्यार्थी बेंसे फुस्टोस ने पीएचडी के स्तर पर साहित्य का अध्ययन करने का निर्णय लिया है तो यह सिद्ध करता है कि साहित्य पढ़ाने में आप हंगरी में पूर्ण रूप से सफल हैं, आपकी टीम सफल है। यही कारण है कि विद्यार्थी उच्च स्तरीय अध्ययन कर रहे हैं साहित्य का। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुरीनाम से श्रीमती प्रहतिमा अयोध्या जी ने उल्लेख किया कि सुरीनाम में जो पाठ्यक्रम में रचनाएं निर्धारित की गई हैं, सभी रचनाएं सरनामी हैं। हिंदी कविताएं भी सरनामी हैं, कहानियां भी सरनामी हैं। तो मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, मैं उदाहरण देती हूँ मॉरिशस का। तो मॉरिशस में मॉरिशसीय हिंदी साहित्यिक रचनाएं भी निर्धारित होती हैं पाठ्यक्रम में, और साथ में भारतीय साहित्यिक रचनाएं भी, भारतीय साहित्य की हिंदी रचनाएं भी। जिस प्रकार डॉक्टर मारिया जी ने कहा वे लोग आरंभ करते हैं प्रेमचंद की कहानियों के साथ, तो मॉरिशस में भी इसी प्रकार से। तो एक प्रश्न मेरा उठता है कि सूरीनाम में सरनामी हिंदी साहित्य के साथ साथ क्यों न थोड़ा सा भारतीय हिंदी साहित्य
भी पढ़ाया जाए, विद्यार्थियों को इसका भी परिचय दिया जाए, ताकि साहित्य संबंधी उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक हो सके। यदि निकट भविष्य में इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जा सके तो बहुत खुशी की बात रहेगी। हाँ बहन जी, अयोध्या जी कुछ कहना हाँ, चाहेंगी? मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस पर। जी हाँ, हम लोग हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। प्रवेशिका में शुरू होती है, प्रवेशिका से ही कहानियां शुरू होती हैं, भारतीय कहानियां शुरू होती हैं। दिनकर जी के रश्मि रथी है, कबीर के दोहे हैं, हरिवंश राय की कविताएं हैं, बहुत कुछ है, पढ़ते हैं, छात्रगण पढ़ते हैं, बहुत रुचि लेते हैं और बहुत पसंद करते हैं। सर्वप्रथम दोहे बहुत पसंद करते हैं। कविताएं हमेशा कविताओं का वचन होते रहते हैं, होती रहती हैं। जो भी उत्सव हो, या होली हो, या दिवाली हो, या हिंदी दिवस हो, कविताएं लोग लेकर खड़ा हो जाते हैं कि मैं एक कविताएं का वचन करना चाहती हूँ, होती है। बहुत बढ़िया। तो जो मैं समझ पाई, पूर्व में जिस पुस्तक का आपने उदाहरण दिया था वह प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है वह पुस्तक, और उसमें सरनामी कविताएं, सरनामी कहानियां हैं, परंतु आगे चलकर जब विद्यार्थी प्रवेशिका, परिचय, उत्तमा, कोविद आदि की पढ़ाई करते हैं तब वे भारतीय हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं। बहुत सुंदर जी। और बहन जी ग्रीष्मा लुल्ला जी ने अपने सभी विचारों को बांधकर बहुत ही व्यवस्थित रूप में उसे प्रस्तुत किया और पूर्ण रूप से स्पष्टता थी। इसे चाहे आप भाषण नाम दें, लेकिन मेरी दृष्टि में यह विचारों की एक सुव्यवस्थित गठन रहा और पूरा परिप्रेक्ष्य दिख गया, साहित्य के प्रति अभिरुचि किस प्रकार से बढ़ाई जाती है। आपको मैं केवल बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रीमती ग्रीष्मा जी। और अगर किसी अन्य का भी कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। डॉक्टर मारिया जी हैं, श्रीमती प्रतिमा जी हैं, श्रीमती ग्रीष्मा लुल्ला जी हैं, और मैं सोचती हूँ डॉक्टर मारिया जी ने जो सुझाव दिया संवाद करने और प्रश्नोत्तर करने का सुझाव, उससे काफी मुद्दों पर स्पष्टीकरण किया गया है। और अगर कोई प्रश्न न हो तो फिर हम अध्यक्षीय भाषण की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते माधुरी जी, मैं जवाहर करनावत जी। जी सर। मैं मारिया जी से थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना चाहता था। बहुत उनका विश्वविद्यालय एक बहुत अच्छी पत्रिका प्रयास का प्रकाशन करता था। मैंने देखा कि उसके कई अंक निकलते थे, तो क्या उसका अभी भी वो पत्रिका आती है? क्योंकि उसमें मैंने देखा कि विद्यार्थियों ने भी अच्छी रचनाएं लिखी थी। जी जी जी। हाँ, ये उत्तर जो मुझे देना है तो बहुत अच्छा सा उत्तर, क्योंकि प्रयास अभी बंद हो गए हैं। कोविड कारण शायद ये सब हो गया था। और उसी दूसरा कारण ये है कि अभी कई सालों से हमारे साथ कोई हिंदी चेयर नहीं है। और इस पत्रिका का जो प्रकाशन का काम था तो उस बड़ा हिस्सा हमारे विजिटिंग प्रोफेसर ने किया था। और लेकिन ये बहुत अच्छा है आप कह रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे कम से कम ये मालूम होता है कि दूसरे लोग इस पत्रिका को देखते हैं और शायद इसकी मांग है। और मैं अपने छात्रों को तो बता सकती हूँ कि समय आ रहा है कि हमारा प्रयास फिर से चालू हो जाए। तो बहुत अच्छा कि आपने इसके बारे में पूछा। हमारे लिए तो यह एक प्रेरणा है। जी धन्यवाद। जी माफ कीजिए, मैं प्रतिमा जी से पूछना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत पहले एक बार सूरीनाम गई थी और वहाँ सूरीनाम रेडियो भी गई थी। तो मैं अब ये पूछना चाहती थी कि हिंदी की क्या स्थिति है मीडिया में वहाँ। तो रेडियो टीवी में हिंदी किस तरह आती है? आती रहती हैं।
हिंदी की क्लास कक्षा भी रेडियो द्वारा दिया जाता है, टेलीविजन द्वारा भी दिया जाता है, और लोग पंडित जो है, पंडितगण, पुरोहितगण सब हिंदी ही बतलाते हैं। रेडियो पर या टीवी पर हिंदी में ही अपनी कथा सुनाते हैं। कोई बात नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं बोलता कि हाँ अनुवाद होती है, जो समझ नहीं पाते हैं, दस में अनुवाद कर देते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हिंदी में सब कुछ ही होती है। हिंदी की बोलचाल यहाँ पर कहीं नहीं मिटेगी। हमारी भाषा तो भोजपुरी है, लेकिन वही हिंदी में तो ही है, भोजपुरी है, ये तो दोनों एक है, कोई परिवर्तन नहीं आया अभी तक, है, होती रहती है। यदि कोई अन्य प्रश्न हो तो हम अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर पढ़ते हैं। प्रकाश जी। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित हैं प्रोफेसर अणु होता जी, जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप पश्चिमी बंगाल राज्य विश्वविद्यालय कोलकाता में हिंदी विभागाध्यक्ष एवं अपनी भाषा संस्था कोलकाता के अध्यक्ष तथा भाषा विमर्श के संपादक हैं। आप पिछले 3 दशकों से अध्यापकीय कार्य से जुड़े हुए हैं। हिंदी की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके 150 से अधिक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें ब्रजबुली की भाव संपदा, तुलनात्मक साहित्य, हिंदी और ओडिसिया के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक हिंदी कविता, युगीन संदर्भ, भूमंडलीकरण, बाजार और समकालीन कहानी के अतिरिक्त एनबीटी और साहित्य अकादमी नई दिल्ली से कई अनुवाद पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सृजन का आयतन, तिबिर में ज्योति जैसी अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी आपने किया है। आलोचना के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, प्रथम गोपाल राय स्मृति सम्मान, लम्ही सम्मान से सम्मानित किया गया है। अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर अरुण होता जी को हम आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश वीर जी, इतना अच्छा मंच संचालन किया आपने, तो बिना अभिनंदन किए मैं रह नहीं पा रहा हूं। और ये भी बता दूं कि बहुत दिनों बाद एक गंभीर, सुचिंतित और बहुत ही विषय उपयोगी एक चर्चा हमने सुनी, बातचीत सुनी, और यह मुहैया कराने के लिए मैं डॉक्टर माधुरी रामधारी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। यह पूरा कार्यक्रम सुनकर मुझे लगा कि मैं सचमुच सबके निकट हूं, सबके सामने हूं, चाहे वो बेनिन से हों, हंगरी से हों, सूरीनाम से हों, मॉरिशस से हों, सभी हम लोग, ऐसा लगा कि हम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। रेयांश पाठक ने अपना हिंदी प्रेम दिखाया और जितनी स्पष्टता के साथ उन्होंने कहानियों के माध्यम से, चाहे वो नीलकंठ हो, चाहे वो मिठाई वाला हो, और उससे पाने वाली जो सीख है, उस सीख को उन्होंने जैसे लिया, मैं उसके प्रति बहुत बहुत प्यार जताता हूं। इसीलिए क्योंकि उनके शिक्षकों ने उसके लिए जो प्रयास किया है वह बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे। अगले वक्ता के तौर पर श्री वेंसे फुत्सोस के पास जाने के पहले मैं रेयान से कहूंगा कि बेटे, आपका यह हिंदी प्रेम हम लोगों को भी प्रेरित करता रहेगा। तो रेणु पर रिसर्च करना, अपने बड़ोदरा में रहकर रेणु के साहित्य पर रिसर्च करना कोई मामूली बात नहीं है।
रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष गया और बहुतों को पता है कि लगभग 10 से अधिक यानी लगभग 1 दर्जन पत्रिकाएं रेणु पर विशेषांक निकाले और रेणु पर केवल एक पुस्तक जो है वह रेणु रचनावली कई खंडों में और भारत यायावर की किताब। लेकिन यह जो शताब्दी वर्ष हुआ, इस शताब्दी वर्ष में रेणु को देखने का नजरिया बहुत बदला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो काम कर रहे हैं हमारे शोधार्थी, जिसकी पूरी की पूरी क्रेडिट जाती है डॉक्टर मारिया मैम को। मैं इसलिए मारिया मैम को देना चाहता हूँ क्रेडिट, क्योंकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातक, स्नातकोत्तर के बाद उन्हीं के विद्यार्थी अब रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, संयोग से आज मैं उसी मिथिलांचल में बैठा हूँ, किसी अकादमिक कार्य में आया हुआ हूँ, तो बार बार मुझे रेणु याद आ रहे थे और रेणु पर उन्होंने फुत्सोस ने जो कहा बहुत ही सारगर्भित रहा। तेजस्वी ने जो कविता सुनाई, रमन की कविता, और वह भी प्रशंसनीय था। सबसे अच्छी बात यह हुई कि जो हमारे ग्रीष्मा मैम ने, जो शिक्षक हैं, मतलब देखिए कि बच्चों में हिंदी के प्रति अभिरुचि जगाने में, जब वो बता रही थी कि कभी किसी पेड़ के नीचे, बिल्कुल मैंने भी शांति निकेतन, विश्व भारती शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर के यहाँ से अपना शोध कार्य किया है, वहाँ कई साल गुजारे हैं मैंने, और ये प्रकृति की उन्मुक्त छटा में ले जाकर बच्चों को या शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को पढ़ाना, या फिर नाटक का कोई अंश जो है, नाटक का कोई नाटक जो है और उसके विभिन्न पात्रों को उन शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के माध्यम से प्रस्तुत करवाना, यानी इनोवेटिव स्किल का प्रयोग करते हुए वो जो काम कर रही हैं वह बहुत प्रशंसनीय है। मित्रों, आज के वक्तव्य में मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया कि देखिए हिंदी, और विषय क्या है, हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि। यह अभिरुचि चाहे वह अयोध्या जी हों या फिर मैडम डॉक्टर मारिया नेज्जसी हों, अब आप देखिए कि ये समर्पण और ये निष्ठा किसी के कहने पर नहीं, अपनी अंतरात्मा से एक आवाज आती है। हम कोई पद सीखते हैं, कोई पद सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, और जब उसके प्रति आकर्षित होते हैं तो फिर धीरे धीरे उस भाषा के मर्म के प्रति हम जाते हैं। और मेरे लिए तो सबसे अधिक अभिरुचि एक हिंदीतर भाषी प्रांत में जन्म हुआ, वहां पला बढ़ा। हिंदीतर प्रांत में मैंने शिक्षा जो है दान मैं करता आ रहा हूं कई वर्षों से, लगभग 34 वर्षों से, और यह जो प्रेरणा है मैं इसे इस ढंग से देखता हूं कि हमारे जो पूर्वज थे, और ये पूर्वज जाहिर सी बात है कि इस हिंदी के लिए चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो या फिर आदिकाल तक खींचकर ले जाइए, तो आप क्या पाएंगे मित्रों, आप देखेंगे कि हिंदी ने हमेशा एक सांस्कृतिक एक सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। और जब आप लोग, चाहे वो रेयांश बेटे हों या फिर वो तेजस्वी हों या फिर डॉक्टर मरिया मैडम हों या फिर श्रीमती ये अयोध्या जी हों, तो यह जो है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं या हिंदी के प्रति कोई काम कर रहे होते हैं, तो मित्रों हम उस सामाजिक संस्कृति को हम कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और न जाने कितना काम, बहुत अच्छा लगा मुझे कि चाहे वो जो उपलब्धियां गिनवाई डॉक्टर मरिया ने अध्यापन के क्षेत्र में, चाहे वो लेखक से मिलिए कार्यक्रम के माध्यम से हो,
अनुवाद के माध्यम से हो, प्रयास पत्रिका के माध्यम से हो, मुझे भी 1 अंक देखने का दिल्ली में सौभाग्य मिला था, और हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण करने के संदर्भ में हो या पाठ्य सामग्री निर्माण करने के संदर्भ में हो, यह बहुत मतलब प्रशंसनीय मैं कहूंगा तो बहुत कम होगा, बल्कि ये अनुकरणीय है। मेरे लिए तो अनुकरण करने लायक है। तो इस जो हिंदी से जुड़ता है, दरअसल वह एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लोगों के सामने रखने का एक प्रयास करता है। यह, और जैसे कि संवाद हुआ और संवाद के माध्यम से बहुत ही अच्छा सुझाव था, संवाद हुए और संवाद के माध्यम से एक जीवंतता आई। और बिल्कुल मैडम डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने जो बातें कही वो भी मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, जैसे केवल सरनामी में पढ़ाने की बात, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि उसे कहा गया कि भारतीय हिंदी साहित्य के भी अध्याय या पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो इससे भी जो एक हमारी हिंदी, जाहिर सी बात है कि वहाँ आकृष्ट करने के लिए किसी भी देश में, किसी भी राज्य में आकृष्ट करने के लिए जब हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो केवल हिंदी कहानी, हिंदी कविता, हिंदी नाटक, हिंदी गद्य कर देने से नहीं होगा, बल्कि उस प्रदेश में अगर कुछ रचा जा रहा है, सृजित किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि वहां के निवासियों के मन में उस हिंदी के प्रति एक अलग आकर्षण पैदा होगा। जैसे मैं कहना चाहता हूं, बंगाल भारत में हूं, तो बंगाल में जब हम बंगालियों के मन में हिंदी के प्रति एक नई रुचि पैदा करना चाहते हैं तो बंकिम, शरतचंद्र, रविंद्रनाथ, बाद के कवियों में जीवनानंद, इन लोगों को जब हम समाहित करते हैं तो क्योंकि हिंदी का स्वभाव ही है, आप सभी जानते हैं मित्रों, कि यह सबको लेकर चलने में विश्वास करती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो बात मैं कहना चाह रहा था माधुरी मैम ने उसे सवाल के तौर पर किया, और बिल्कुल हम लोग जो चाह रहे थे उसी का उत्तर हमें मिला कि नहीं, सरनामी हिंदी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय हिंदी साहित्य की जो लेसन्स हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। तो अभिरुचि उत्पन्न करने में सचमुच मैं विश्व हिंदी सचिवालय को कई वर्षों से जानता हूं, हिंदी का अध्यापक होने के नाते, लेकिन सचमुच मैं कह रहा हूं कि इधर आप लोगों के प्रयास से, जैसे कि आप लोगों ने बल दिया विश्व हिंदी सचिवालय को, डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के निर्देशन में, डॉक्टर अनूप भार्गव जी के जोड़ने से, या फिर डॉक्टर शुभंकर मिश्र जो हैं उनके नेतृत्व से हमारी हिंदी बहुत ही समृद्ध हो रही है। और जाहिर सी बात है कि यह समृद्धि, भाषा की समृद्धि, मित्रों मैं मानता हूं राष्ट्र की समृद्धि है, और राष्ट्र की ही समृद्धि नहीं बल्कि किसी राष्ट्र की भाषा समृद्ध होती है तो वह विश्व की भी समृद्धि होती है। तो भाषा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन भाषा, जाहिर सी बात है कि भाषा से केवल साहित्य समृद्ध नहीं होता, हमारी मनुष्यता भी समृद्ध होती है। और यह जो कार्य कर रहा है विश्व हिंदी सचिवालय और उसके नेतृत्व दे रही हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, मैं विश्व हिंदी सचिवालय को और डॉक्टर माधुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूं उनके इस प्रयास को, और उम्मीद है कि यह जो यज्ञ हो रहा है, जिस यज्ञ में कि आज सभी छोटे बच्चे से लेकर डॉक्टर मारिया तक जो इसमें सम्मिलित हुए, यह बड़ी साधना, और उस बड़ी साधना से हमारा परिचय हुआ। इसलिए अधिक बातें न करते हुए मैं खुद समृद्ध हुआ आज के इस
सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय के इस आयोजन से। इसलिए मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूं, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस। नमस्कार। इस विचारोत्तेजक अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर अरुण होता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। आप इस कार्यक्रम में, विश्व हिंदी सचिवालय के इस कार्यक्रम में हम सब से जुड़े, आप सब ने अपना सहयोग दिया। और आप, जैसा कि हमें पता है कि हम आज हिंदी में अभिव्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी कई कड़ी है जिसमें कि हम आज काफी कई पड़ाव पार कर चुके हैं। और उसके बाद आज आप सबके सामने में मुखरित रूप आप देख रहे हैं कि कैसे हम हिंदी के भाषिक प्रयोजनों को लेकर के और प्रयोजन मूलक पक्ष पर काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं सबसे पहले प्रोफेसर अरुण होता जी का आभारी हूँ। आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में हम सबको बोधित किया और उन तमाम पक्षों पर चर्चा की जो कि हिंदी की समग्रता के लिए, हिंदी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बहुत बहुत आभार महोदय आपका। आपके उद्बोधन से हम सब लाभान्वित हुए हैं। एक बार पुनः आपका आभार। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग देने के लिए डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का। आपके निर्देशन में हम सब इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इसका परिणत स्वरूप आप सब यहाँ देख रहे हैं कि हम किस तरह भाषिक प्रयोजनों को लेकर के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार महोदय आपका। मैं आभारी हूँ बेनिन से जुड़े छात्र रेयांश पाठक का। पाठक जी, रेयांश जी, आपने महादेवी वर्मा की रचनाओं का पाठ किया, सस्वर पाठ किया। आपका उच्चारण बहुत अच्छा था और निश्चित रूप से मुझे ये लगा कि इस तरह से जब हम किसी वाचिक परंपरा में आते हैं तो उसके बाद हम उस भाषा के मर्म को समझते हैं और निश्चित रूप से इससे हमें हिंदी को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। बहुत बहुत आभार आप उनसे जुड़े। मैं आभारी हूँ श्री बेंटसे पुष्तोस महोदया जी का। आप हंगरी से जुड़े, आप महोदय का, आप हंगरी से जुड़े हैं। आप पीएचडी के छात्र हैं, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के, सयाजी यूनिवर्सिटी बड़ौदा से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हिंदी के शोध की दशा और दिशा के बारे में भी बात की, हिंदी की अभिव्यक्ति के विविध पक्षों के बारे में बात की। आप हमारे सरोकार से जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ सूरीनाम से जुड़ी सुश्री तेजस्वी नंदू जी का। आपने सूरीनामी कविता सरनामी हिंदी के माध्यम से आपने ये कहा कि सूरीनाम हमारा है। बिल्कुल, सूरीनाम हम सब का है। और आप जिस तरह से हिंदी की जोत सूरीनाम में जगा रही हैं वो निस्संदेह हम सब के लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं बेनिस से जुड़ी फिर श्रीमती ग्रीष्मा लूला जी का आभारी हूँ। आपने अपने वक्तव्य भाषण में हिंदी से अदम्य प्रेम की बात की। आपने कुमार दुष्यंत की कविता का वाचन किया कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये उत्प्रेरक कविता है और हम सब इस यज्ञ में लगे हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ कहिए या कोई भी यज्ञ कहिए, ये भगीरथ प्रयत्न है कि हम कैसे हिंदी को वैश्विक धरातल पर, वैश्विक फलक पर स्थापित करें। आपका उद्बोधन, आपका उत्प्रेरक संदेश हम सब के लिए अनुकरणीय है, पाथेय है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं हंगरी से जुड़ी डॉक्टर मारिया ने जेत्सी जी का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बड़े ही सरल शब्दों में हम सबको जिस तरह से आलोड़ित किया, उत्प्रेरित किया, उसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। मान्यवर आपका, मान्य आपका। आपने हिंदी के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए बहुविध प्रयास कैसे किए जाएं, इसके बारे में व्यावहारिक एक खाका खींच के हमें बताया, एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखा, रूपरेखा हमें बताई। आपका बहुत बहुत आभार इस अभूतपूर्व मार्गदर्शन के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। मैं सूरीनाम से जुड़े श्रीमती प्रतिमा अयोध्या जी का आभारी हूँ। आपने सरल शब्दों में, आपने अपनी पुस्तकों के माध्यम से कि किस तरह आप हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सूरीनाम में संघर्ष कर रही,
प्रयास कर रही है, और आपने जिस तरह से इस स्वयंसेवी प्रयासों के माध्यम से वह हिंदी के फलक को विस्तृत कर रही है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप हिंदी पढ़ाती हैं, साथ में आप योग की भी अध्यापिका है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप जिस दायित्व को निभा रही हैं, हिंदी और योग के दायित्व के साथ में हिंदी और सूरीनाम में इसके फलक को विस्तृत कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े और अन्य हमारे जो विद्वान अतिथिगण हैं, जैसे प्रोफेसर नरेश मिश्र जी हैं, आदरणीय विजय मल्होत्रा जी जुड़े हैं, मैं उन दोनों का विशेषकर आभारी हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। आपने अपना सरोकार दिखाया, सदाशयता का परिचय दिया, और आप लोगों के सहयोग से हम विश्व हिंदी सचिवालय में हम सब मिल करके यकीनन एक दिन हिंदी को जरूर वैश्विक फलक पर प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार मेरी ओर से, विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय मॉरिशस, नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी के इस प्रेरणादायक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोटि से धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।